नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, वर्णमाला। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अमित क्लासेस। देखिए, आज हमने वर्णमाला चूज़ किया है। आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, परीक्षा की दृष्टि में देखा जाए तो इसमें 2 से 4, 4 से 5 प्रश्न बनते ही बनते हैं। खासकर यूपी बीएड की बात करा जाए और यूपी एसआई की बात करी जाए तो ठीक है। और जो एकेडमिक पोर्शन होता है उसमें भी अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बच्चे आजकल वर्णमाला भूल रहे हैं। आज मैं इन्हीं बच्चों के लिए या सभी क्लासेस कंपटीशन एग्जाम के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें देखेंगे हम वर्णमाला के पूरे स्वरूप को। इसमें वर्णमाला की पूरी विधिवत जानकारी देंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा यदि आपको वर्णमाला में सब कुछ सीखना है तो। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को चालू करते हैं वर्णमाला के लिए। देखें, वर्णमाला नाम से ही लगता है वर्णों की माला। ठीक है, वर्णमाला का मतलब है वर्णों की माला। आखिर वर्ण होते क्या है, हम ये समझेंगे। वर्ण आखिर है क्या चीज? तो वर्ण वो ध्वनियां होती हैं, वर्ण वे ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं? ध्वनि। वर्ण वे ध्वनि होती है जिसको हम बोलते हैं, है कि नहीं। हम लोग के मुंह से जो ध्वनियां निकल रही हैं उन्हीं पे एक वर्ण होता है, यानी उन ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों से मिलकर के बनते हैं, वर्णों से मिलकर के बनते हैं अक्षर। वर्ण से मिलकर बनते हैं अक्षर, अक्षर से मिलकर बनते हैं शब्द, शब्द से मिलकर बनते हैं पदबंध, पदबंध से मिलकर बनते हैं वाक्यांश, उपवाक्य, उपवाक्य से मिलकर बनता है वाक्य। ठीक है, वर्णों से मिलकर बने अक्षर, अक्षर से मिलकर बनेगा शब्द, शब्दों से मिलकर बनेंगे पदबंध, पदबंध से मिलकर बनेगा उपवाक्य, उपवाक्य से मिलकर बनता है वाक्य। यानी कि सबसे छोटी इकाई को बोला जाए तो वर्णमाला में तो वर्ण ही होती है जिसे हम ध्वनियां भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों से के व्यवस्थित समूह को ही हम देखेंगे और वर्णमाला के अंतर्गत वही पढ़ेंगे। यानी कि वर्णमाला को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हम वर्णमाला ही की बात करेंगे और वर्ण के बारे में ही विधिवत जानकारी लेंगे। वर्णों से अक्षर बनते हैं। जैसे बात करें वर्ण, एक शब्द लेते हैं, इसे हम पद भी कहते हैं। शब्द को हम क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। शब्द की बात करें, हमने कहा राम, राम एक शब्द है। राम एक शब्द है जिसके अंदर 2 अक्षर हैं, एक रा और एक मा। इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, रा और मा। अब बात करें राम में कितने वर्ण हैं, कितनी ध्वनियां हैं? तो 4 ध्वनियां हैं। एक रा हलंत प्लस बड़ा आ प्लस मा हलंत प्लस आ। तो राम में कितने वर्ण मिल गए? 1 2 3 4। राम 4 वर्णों से मिलकर बना है। लेकिन यदि कहें तो राम 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 अक्षरों से मिलकर बना है और 2 अक्षर से मिलकर क्या बना है? शब्द बन गया राम। ठीक है, राम के बाद जैसे शब्द की बात करा जाए तो शब्द के बाद आते हैं पदबंध, पदबंध के बाद आते हैं उपवाक्य और उपवाक्य से मिलता है वाक्य। देखिए, हम लोगों को पढ़ना है वर्ण, पढ़ना है शब्द और पढ़ना है उनके बारे में उपवाक्य। ठीक है, हम लोगों को वर्ण के बारे में जानकारी चाहिए, शब्दों के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि शब्द भी कई प्रकार के होते हैं और वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पदबंध भी आएंगे और अक्षर भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज केवल जानकारी लेंगे तो केवल वर्ण की लेंगे, क्योंकि वर्ण आज इतना ही बहुत है इस टॉपिक के लिए और बहुत विस्तृत जानकारी इसमें मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं अभी। देखिए, जितना भी है इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसकी जो PDF होगी हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने बात की वर्णमाला की। वर्णमाला में हमको क्या पढ़ना है? वर्ण।
ठीक है। तो वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण होते हैं क्या, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही तो वर्णमाला कहते हैं। अभी हमने जानकारी जाना है कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला में देखिए कई वर्ण होते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, बेसिकली दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर में बांटा गया है और एक व्यंजन में बांटा गया है, ठीक है। तो वर्णमाला हम लोग पहले पढ़ेंगे विधिवत जानकारी के साथ स्वर के बारे में और फिर व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। तो वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होंगे, 52 वर्ण होंगे। देखिए इन कोई पूछेगा तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं तो 52 वर्ण बताए जाएंगे, लेकिन इनके उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से इनके कुछ भाग बता दिए गए, यानी कि कुछ संख्या में अंतर है, ठीक है। यदि बात करें उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या 45 है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या 45 बोली जाती है, जिसमें से 10 स्वर होते हैं, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन होते हैं। 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। यदि बात करें लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताई गई है, 45 है, जिसमें से 10 स्वर होंगे, 35 व्यंजन होंगे। लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो 52 वर्ण बताए गए हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है। अभी हम इनको अलग अलग डिसाइड कर दिखाएंगे आपको कि कैसे ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्ण होते हैं और लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब यदि कोई पूछे क्वेश्चन पूछे कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आपका आंसर होगा 52। यदि कोई बात नहीं कहता है ना उच्चारण की ना ही लेखन की, लेकिन यदि लेखन की बात कहेगा तो आप कहेंगे 52 है, और उच्चारण की दृष्टि से कहेंगे तो केवल 45 बोलेंगे। और यदि इनमें से कोई चीज़ नहीं कहेगा, केवल कहेगा वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 52 वर्ण होते हैं आपके, ठीक है। देखते हैं ये कैसे बांटा गया है 52 वर्णों को। देखिए बात करें स्वर की पहले, तो आ, ए, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आहा, ठीक है। बात करें स्वरों की तो स्वर ये होते हैं आपके सामने, ये स्वर हैं। स्वर होता क्या है कि तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण में आते प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्वर होते हैं। लेकिन यदि हमने बात की थी आपसे तो केवल इनकी बात की थी उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से ये 10 स्वर होते हैं। और यदि बात करें हम लेखन की दृष्टि से तो 1 2 3 री, अंग, आहा ये और जुड़ जाते हैं, तो इनके स्वरों की संख्या हो जाती है 13। बात समझ में आ रही है। तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन को देखा जाए तो व्यंजन आखिर होते क्या हैं, पहले व्यंजन को समझते हैं। तो व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर भी इंक्लूड होता है, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर इंक्लूड हो, यानी कि स्वर उपस्थित हो, वहां पर क्या उसे उन वर्णों को क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, ठीक है। तो व्यंजन क्या होंगे आपको पता है, क, ख, ग, घ, अंग, अंग, का, खा, गा, घा, अंग, च, छ, ज, झ, इया।
ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, त, थ, ध, ध, न। फिर प, फ, ब, भ, म, य, प, प, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये व्यंजन होते हैं। देखिए व्यंजन कैसे हैं। का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, झ, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या हो गए? 5 वर्ग के व्यंजन हो गए। 5 वर्ग के व्यंजन है ये। 5 × 5 = 25। 25 व्यंजन ये हो जाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 ये हो गई। जिसमें से ड की बात करें तो यहाँ पर एक ड और एक ढ, ये वर्ण, ये व्यंजन भी होते हैं और इनको हम लोग लेखन की दृष्टि से देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हमको इनका नाम नहीं लेते हैं। ये केवल लेखन की दृष्टि में यूज किए जाते हैं। तो +2 हो जाएंगे, यानी कि 27 क्या हो जाएंगे? इसमें व्यंजन हो जाएंगे। 27 व्यंजन ये हो गए। प्लस बात करें तो य, र, ल, व, च, 4 ये भी हो गए। 4 ये हो गए। इन्हें ऊष्म संघर्षी कहते हैं, सॉरी इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। या, र, ल, व क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अब इनकी आगे जानकारी ली जाएगी। च, श, श, स, ह ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 8 हो जाती है। ठीक है, तो 4, 4, 8 ये भी हो जाते हैं इसमें से। ठीक है, और 4 ये हो गए तुम्हारे संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, श्र, तो ये भी 4 हो जाते हैं। तो टोटल 39 व्यंजन बन जाते हैं आपके। कितने व्यंजन बन गए? 39 व्यंजन हो गए। लेकिन अब बात करें, अभी हमने कहा था व्यंजनों की संख्या उच्चारण की दृष्टि से कितनी होती है? 35 होती है, और लेखन की दृष्टि से भी 35 होती है। तो 35 यहाँ पर यही होंगे, क्योंकि 4 वर्ण हमने संयुक्त व्यंजन को जोड़ रखा है। तो यदि हम बात करें, ये 35 हो गए हैं, और यदि 4 संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये 39 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे, और प्लस 13 स्वर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? 52 बना देंगे। तो ये 52 वर्णों की संख्या हो जाएगी। किसके हिसाब से? लेखन के हिसाब से। और यदि उच्चारण के हिसाब से बात की जाए तो ये क्या होती है? केवल और केवल कितनी होती है? 45 होती है। जिसमें से आपको पता है ये 4 कम हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? 2 और कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग को ये समझ में आया कि स्वरों को और व्यंजनों को किस तरह बांटा गया है। तो स्वरों को बांटा गया है लेखन और उच्चारण की दृष्टि से इस तरीके से। क्या है? आ, ई, उ, री, री क्या है? तो लेखन की दृष्टि से में आ जाएगा। ए, ऐ, ओ, अंग, आह, ये लेखन की दृष्टि से है। यदि इनको हम हटा देते हैं तो ये उच्चारण की दृष्टि से बचते हैं केवल 10 स्वर। तो व्यंजक और स्वर की बात हो गई। यहाँ तक हम लोगों को ये स्वर और व्यंजक को ही बारे में पढ़ना है। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे और फिर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो स्वरों को वर्गीकरण करते हुए हम सबको पूरा इसको विधिवत तरीके से देखेंगे कि स्वर में कितने टाइप्स के स्वर बनाए गए हैं। ठीक है ना। अब इनको हम हटाते हैं। इनकी तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। ठीक है, तो पहले तो करा गया है मात्रा के आधार पर, मात्राओं के आधार पर या उच्चारण के हिसाब से। तो हम पहले वर्गीकरण पढ़ते हैं स्वरों का। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण पहली बात करेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर 3 प्रकार के होंगे। एक ह्रस्व स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा, एक होगा दीर्घ स्वर, और एक होगा लुप्त स्वर।
प्लुत स्वर, ठीक है। एक होता है प्लुत स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर। ये क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटी ई और छोटा ऊ, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, जिसमें हम री को भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। दीर्घ स्वर इनकी बड़ी मात्राओं के साथ ले लेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये कैसे स्वर हो जाएंगे? ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर में कितना समय लगेगा? ह्रस्व स्वर से ज्यादा लगेगा। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। पुलुत स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, इन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। और इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है। यदि बात करें कि ये हमेशा नाटक वगैरह में जब बोलते हैं उनके उच्चारण में स्थान लिया जाता है, और ये अभी वर्णमाला में आपने नहीं पढ़ा है, ये केवल उच्चारण में यूज होता है। जैसे बोलेंगे राम, राम, यदि कभी बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होगा? इसको उच्चारण के यूज में किया जाता है, और ये पुलुत स्वर होता है, इसके उच्चारण स्थान बहुत, मतलब उच्चारण का समय काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये होता है पुलुत स्वर। तो ये हो गया मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर, ठीक है। ये हो गया उच्चारण के आधार पर। लेकिन यहाँ पर एक नोट और बोलेंगे, नोट्स लिख लीजिएगा थोड़ा सा। कुछ स्वर ऐसे पूछे जाते हैं, उनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, कभी कभी कहता है कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर। तो मूल स्वर वे होंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग आ ई ऊ होंगे, ठीक है। तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है, ठीक है। ये मूल स्वर होते हैं। फिर कभी कभी कहता है संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? तो संयुक्त स्वर को जो किसी संयुक्त से बने होंगे, तो जैसे कि ए, ओ और औ, ये कैसे स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। अब फिर कभी कहता है आगत स्वर, आगत स्वर, आगत स्वर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ये आ के ऊपर चंद्र बिंदु ऐसा लगा होता है, ये होता है आगत स्वर, ठीक है। तो ये तो मात्रा के हिसाब से रहा कि स्वरों का वर्गीकरण पहला क्या है? मात्रा के हिसाब से या उच्चारण के आधार पर किया गया है। तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार से होता है। पूछा जाएगा उच्चारण के हिसाब से यानी कि आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप केवल 3 बताएंगे, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उच्चारण में, और प्लुत स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे वो प्लुत स्वर हो जाते हैं उच्चारण में। अब कहते हैं ये मूल स्वर, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मूल स्वर कौन सा है, इसमें कुछ ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से मूल स्वर कौन सा है? तो आ ई ऊ मूल स्वर होते हैं, बाकी कोई मूल स्वर नहीं होगा। संयुक्त स्वर ए ओ औ होगा, बाकी और कोई संयुक्त स्वर नहीं है। आगत स्वर में आ जाता है, ठीक है ना। तो हम इनको भी याद रखेंगे। और ये हो गया मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, ठीक है। अब हम दूसरी तरीके की बात करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण हुआ है, पहला टाइप ये हुआ है। दूसरे प्रकार से कैसे बांटा गया है ये देखते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर। दूसरा टाइप क्या है? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ का प्रयोग, जीभ अगला पोर्शन कब टच करेगा? मध्य पोर्शन के हिसाब से और पश्च पोर्शन के हिसाब से, ठीक है। यानी कि अगला भाग, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले बात करते हैं अग्र भाग, अग्र भाग के हिसाब से, फिर मध्य भाग और फिर पश्च भाग, पश्च भाग, ठीक है। तो पश्च भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो अग्रभाग में क्या होता है? इसमें जीभ जो होती है अग्रभाग क्या करती है? ऊपर वाले तालु को टच करेगी, ठीक है ना।
अग्रभाग में जीभ का जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, अग्रभाग में होगा। ठीक है, जैसे कि ई, ए, ए, तो ये क्या होगा, अग्रभाग के वर्ग स्वर हो जाएंगे। ई, ए, ये कौन से स्वर होंगे, अग्रभाग के स्वर होंगे। बात करें मध्य स्वर के बाद कौन से होंगे, तो ये क्या होगा, मध्य भाग का स्वर होगा, क्योंकि इसके उच्चारण में मध्य भाग जीभ का यूज की जाती है, यानी कि काम आती है। ठीक है, पश्च भाग में बात करी जाएगी तो आप कहेंगे जितने ये हैं उनको छोड़ करके बाकी सब हो जाएंगे। बड़ा आ, छोटा ऊ तो हो गया, छोटा ऊ, और बड़ा ऊ भी हो जाएगा। ठीक है, तो आ, ई, उ, ए हो गया है, तो ओ और औ भी आ जाएंगे। तो ये जितने भी संख्याएं हो जाएंगे, अक्षर हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पश्च भाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो अग्र भाग में ई, ए, मध्य भाग में आ, पश्च भाग में आ, उ, ओ, औ। ये सब क्या होते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर इनको बांट दिया गया है, इन वर्णों को। ठीक है, अग्रभाग, इसमें जो जीवा होगी उसका अग्रभाग इस्तेमाल किया जाता है, अग्रभाग में कंपन होता है। मध्य भाग में कंपन होगा, और पश्च भाग में तो पश्च भाग में कंपन होता है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो अभी आपने पीछे पढ़ा था क्या, मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के थे। अब ये क्या है, जीभ के आधार पर भी इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब फिर कहता है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर भी होता है। स्वरों को कई भागों में बांटा गया है, और हम लोग को सब भाग इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा आखिर किस स्वर का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ये किस कैटेगरी में जा रहा है। मात्रा के आधार पर किस तरह बांट दिया गया है, ठीक है, उच्चारण जीभ के आधार पर किस तरह बांटा गया है, और मुख द्वार खुलने के अनुसार किस तरह बांटा गया है। तो देखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर तीसरा पोर्शन है मुख द्वार। मुख मतलब मुंह, ठीक है, ये नहीं कि फ्रंट गेट। ठीक है, मुख मतलब वही फ्रंट ही होता है एक तरीके से। तो मुख मतलब मुंह के खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर देखिए उसको बांटा गया है विवृत, समृत, अर्धविवृत, अर्ध समृत। ठीक है, तो देखिए कैसे, विवृत क्या मतलब होता है, देखें विवृत मतलब क्या होता है, ओपन। विवृत मतलब होगा ओपन, खुला हुआ, आ खोल दिया मुंह, ठीक है, उसमें आ बड़ा आ जाएगा, तो ये विवृत है, मुंह खुलना है, फैल रहा है, यानी कि ओपन हो रहा है, आ विवृत। ठीक है, फिर कहेंगे समृत। समृत मतलब होता है क्लोज, क्लोज बंद होगा। इसमें क्या आएगा, ई उ, इसमें कौन सा बढ़ाएंगे, ई उ, इसमें क्या होगा, मुंह बंद रहेगा, ई उ। ठीक है, अब बिल्कुल बंद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आ की अपेक्षा ये बिल्कुल बंद रहता है एक तरीके से। फिर कहता है अर्ध समृत। अर्ध समृत मतलब क्या होता है, कुछ खुला कुछ बंद, यानी कि कह सकते हैं हाफ क्लोज, मतलब कि आधा ये क्या होगा, बंद होगा, आधा क्या होगा, बंद होगा। ये ए आएगा और ओ आएगा, क्या आएगा, ए और ओ आ जाएंगे। अब यदि कह दे अर्धविवृत, अर्धविवृत मतलब कि हाफ ओपन। अब हाफ क्लोज हाफ ओपन बड़ा समस्या है, दोनों में तो आधे खुले होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हाफ क्लोज होगा, यानी आधा बंद हो रहा होगा और बंद हो जाएगा मुंह, और इसमें क्या होगा, खुल रहा होगा, यानी आधा खुल रहा होगा मुंह। ठीक है, तो उसमें मुंह के खुलने के अनुसार क्या हो गया, अब देखिए इसमें छूटा कौन सा है, आ, और फिर क्या हो गया, ऊ हो गया है, ए हो गया है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ण क्या हो जाएंगे, तुम्हारे अर्धविवृत में आ जाएंगे। सब हो गया, तो देखिए विवृत आ खुला हुआ ओपन, समृत जो बंद है, ई उ, अर्ध समृत मतलब मुख द्वार क्या हो जाएगा, आधा खुला होगा आधा बंद होगा, ए ओ, और अर्धविवृत में क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या होगा, आधा बंद होगा। इसमें क्या कहेंगे, अ, ए और औ। ठीक है, ये वर्णों की हो गया किसके आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। बात समझ में आ रही है, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर इनको 4 वर्गों में बांटा गया है, विवृत, समृत, अर्ध समृत, अर्धविवृत। ठीक है, याद करने का सीक्वेंस हम इसी तरह करते हैं, थोड़ा आपको भी याद रखना है। विवृत खुला हुआ बड़ा आ,
फिर समृद्ध ई ऊ, फिर अर्ध समृद्ध ए ओ, क्योंकि ई ऊ के बाद ए ओ ले लेंगे, लेकिन ये लगातार तो नहीं है, लेकिन फिर बचा अर्धविवृत और फिर अर्धविवृत जो बचेंगे उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ याद करने के कुछ तरीके भी इसी तरह देख लीजिएगा। इनको हम हटाते हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इनके उच्चारण के हिसाब से इसमें से कौन सी ध्वनि ऐसी है, तो कौन सा वर्ण ऐसा है जो समृद्ध है या समृद्ध नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा समृद्ध ध्वनियाँ कौन सी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। हमने बहुत अच्छे से इनको टेबल को तौर पर सबको अलग अलग करके बना के रखा हुआ है, जिससे आपको सब क्या हो जाए सेपरेट समझ में आने लगे। आप जब इनको नोट्स बनाएंगे, इनके किसी साफ कॉपी में लिखेंगे एक, तो वहां पर आपको बिल्कुल आराम समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इनको अलग कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना, तो इनके हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से इसको। तो इनको एक बार गौर से करके देखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए चौथा है ओंठों की स्थिति के आधार पर। चौथा पोर्शन क्या पार्ट है उसका, ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति कि ओंठ हमारे कैसे बनेंगे, एक होंगे अवृतमुखी और एक होंगे वृत्तमुखी। तो अवृतमुखी और वृत्तमुखी क्या होता है, ठीक है, तो अवृतमुखी क्या होता है, जिसमें मुंह जो ओंठ होंगे वो वृत्तमुखी नहीं होंगे, गोल नहीं बनेंगे, है ना। और जो वृत्तमुखी होंगे, एक होगा वृत्तमुखी, एक होगा वृत्तमुखी, जिसमें ओंठ क्या होंगे, वृत्त की तरह गोल हो जाएंगे। ठीक है, तो गोल किसमें होंगे पता ही आपको, उ ओ औ। ठीक है, इन्हीं में तो ओंठ गोल होते हैं, उ ओ औ। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वृत्तमुखी। अब जो ये वृत्तमुखी हैं वो अवृतमुखी नहीं होंगे, मतलब कि आ ई ए। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे अवृतमुखी और ये हो जाएंगे वृत्तमुखी। ठीक है, वृत्तमुखी में ओंठ क्या होगा, गोल हो जाएगा, यानी कि जिनके उच्चारण में ओंठ बिल्कुल वृत्ताकार हो जाते हैं वो वृत्तमुखी कहलाते हैं, और जिसमें वृत्ताकार नहीं होते हैं वो अवृतमुखी कहलाते हैं। इनकी डेफिनेशन वगैरह हमने पीडीएफ में रखी है, लिखा नोट्स में है, आपको पीडीएफ में के हिसाब से मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी केवल समझ लेते हैं, अवृतमुखी क्या होते हैं, जिसमें ओंठ वृत्त नहीं बनाएंगे, और जिसमें वृत्तमुखी होगा इसमें ओंठ क्या हो जाएंगे, वृत्त के आकार के हो जाएंगे, तो ये वृत्तमुखी हो जाएगा। और वृत्तमुखी में इनको चार को याद रखिए, बाकी अवृतमुखी हो ही जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया, चौथा टाइप का हो गया था। अब पांचवा टाइप में बात करें तो हवा के नाक व मुंह के निकलने के स्थान हिसाब से होता है। तो हवा जब नाक और मुंह के स्थान से कैसे निकलती है उस हिसाब से भी क्या बांटा गया है, स्वरों को बांटा गया है। तो बांटा गया है निरुनासिक और एक बांटा गया अनुनासिक। निरुनासिक और बांटा गया है अनुनासिक। जहां केवल मुंह से हवा निकले वो निरुनासिक, मतलब कि नाक का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक है, निरुनासिक नाक के बिना, यानी हवा नाक से भी नहीं निकल रही है, तो वो हो जाएंगे निरुनासिक। वो कौन से होते हैं, आ ई, जितने भी स्वर होंगे वो निरुनासिक हो जाएंगे। ठीक है, बात करें अनुनासिक की, बात करें तो यहां पर जितने भी स्वर में अंग बिंदी लगी होगी उनमें क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की जो ध्वनियां दे देगा वो निरुनासिक हो जाएंगी, और इस तरह की जो ध्वनियां दे देगा वो अनुनासिक हो जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा, जब ऑप्शन आएगा तो खुद ही लग जाएगा कि इनके पर बिंदियां लगी हैं, यानी कि अनुनासिक है। ये बिना नाक के से हवा निकलने बनेगा ही नहीं, यानी कि इसमें नाक से ध्वनियां, हवा क्या होता है, बहती है, और नाक के साथ साथ इससे मुंह से भी हवा निकलती है। ठीक है ना, तो ये निरुनासिक हो जाता है और ये अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, देखिए फिर एक टाइप और होता है, छठा टाइप है, एक 6 टाइप में ये भी आता है, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर तो बात आती है घोष क्या होता है। तो देखिए घोष वो होता है जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। जब स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है वो घोष वर्ण कहलाते हैं। और स्वर तंत्रिका कहाँ होती है, हमारे कंठ के अंदर होती है। स्वर तंत्रिकाओं में जब जब कंपन होगा वो वर्ण कैसे कहलाते हैं, घोष तत्व कहलाते हैं, यानी घोष वर्ण कहलाते हैं। और जितने भी स्वर होते हैं सभी घोष होते हैं।
जितने भी स्वर होते हैं, यानी कि सारे स्वर घोष वर्ण होते हैं, यानी जितने भी स्वर होंगे वो सभी क्या होंगे, वो घोष वर्ण के अंतर्गत ही आएंगे। इसमें सब क्या होंगे, सब घोष होंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 टाइप के हो गए। स्वरों को बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया था 6 टाइप से, और 6 टाइप में आपने सबके टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो इनको आप देखिएगा और बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, स्वरों का काम हो गया है, तो अब व्यंजनों की बात करेंगे। तो व्यंजनों को किस तरह बांटा गया है, ठीक है ना। देखिए, फिर स्वरों की बात की हो चुकी थी। हम लोगों ने क्या करा था, मात्रा के आधार पर बांट किया था। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से जिसको देखा गया था, जीभ की दृष्टि से देखा लिया था, और ओठों की दृष्टि से देखा था, वायु कैसे निकलती, हवा कैसे निकलती, नासिक है कि नासिक, ये भी देखा गया। ठीक है ना, कई प्रकार से हम लोग ने पूरे 6 प्रकार से इसको देखा है, स्वरों को वर्गीकरण करते हुए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। किनका करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन क्या होते हैं, वे स्वर, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं होता है जिसमें स्वर ना इंक्लूड हो, यानी कि उसमें स्वर जरूर होगा, और प्रत्येक व्यंजन में अस्वर होता ही होता है। जैसे हम का की बात करें तो का में एक का व्यंजन है और एक छोटा आ स्वर लगा हुआ है। ठीक है, तो क हलंत आ मिल करके क्या बनाते हैं, का बनाते हैं, और ये क्या है, व्यंजन है। और हमें व्यंजन को ही क्या कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा ही कहती है जो वर्ण स्वरों की का प्रयोग करके बनाया उच्चारण किया जाता है, स्वरों के साथ उच्चारण करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है। तो देखिए, पहला व्यंजन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, स्पर्श के आधार पर, यानी कि स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन वर्गों वर्गीकरण देखा जाए, व्यंजन का वर्गीकरण पहले किस आधार पर किया गया, स्पर्श व्यंजन के आधार पर। तो स्पर्श व्यंजन क्या क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, गौर समझिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में जो हवा होती है वो क्या होती है, फेफड़ों से होते हुए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है। तो इन सब स्थानों से निकलती है टच करते हुए, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन जगहों पर वो स्पर्श करते हुए चली आई बाहर। ठीक है ना, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो। तो कहता है कंठ, जो स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे, तो जब फेफड़े से हवा जब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से होते हुए बाहर की ओर निकलती है, वह जितने व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से व्यंजन को देखो 5 वर्गों में बांटा गया है। तो का वर्ग से लेकर के 5 पा वर्ग तक के जितने व्यंजन होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के जितने भी व्यंजन होंगे वो सभी कैसे होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, पेपर में कभी पूछता है इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो वो हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, टा, ठा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये क्या होते हैं,
5 5 25 टोटल 25 ये क्या होंगे तुम्हारे स्पर्श व्यंजन होंगे। लेकिन इसमें से 2 स्पर्श व्यंजन और होते हैं जिसमें डा जो हमने कहा था लिखन की दृष्टि से आता है, लिखने की दृष्टि से इसको बोलते हैं, और ढा को, तो ये 2 और मिल जाते हैं तो उनकी संख्या होती है 27। पूछे तो स्पर्श व्यंजकों की संख्या कितनी है तो 27 होती है, ठीक है। और वो ये स्पर्श व्यंजक ये रहे आपके पा से लेकर के सॉरी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के सभी व्यंजक कैसे होते हैं स्पर्श व्यंजक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इन्हीं स्पर्श व्यंजकों को घोष और अघोष की दृष्टि से बांटा गया है, महाप्राण और अल्प प्राण की दृष्टि से बांटा गया है। अब ये क्या बवाल है, घोष क्या है अघोष क्या है। अभी हमने कहा था घोष क्या होते हैं जिसमें हस्त तंत्रिका में कंपन होता है, वो घोष शब्द कहलाते हैं। तो हस्त मतलब स्वर तंत्रिका कहाँ है, हमारे कंठ के अंदर है, तो स्वर तंत्रिका में जब कंपन होगा, ठीक है, वो शब्द क्या कहलाएंगे घोष होंगे। और जब स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होगा वो शब्द अघोष कहलाएंगे। तो देखिए अघोष शब्द वर्ण कौन से होते हैं, तो अघोष वर्ण वे होते हैं पहले और दूसरे। अब देखिए पहला दूसरा हम हिसाब से आपको याद कराएंगे। देखिए पहला दूसरा मतलब क्या है, ये पहली कॉलम है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो अब देखिए जितने भी पहले वर्ग में आएंगे और दूसरे वर्ग में आएंगे, ठीक है, पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इसमें जितने भी वर्ण होंगे ये सब क्या कहलाएंगे अघोष कहलाएंगे, ठीक है। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ ये सब क्या है अघोष है, ठीक है। अब बात करें घोष क्या होते हैं, घोष या इन्हें कभी कभी सघोष कह के पूछा जाता है। सघोष ये एक ही चीज है, घोष और सघोष, यानी कि स्वर तंत्रिका में कंपन होना, ठीक है। तो वो कौन होंगे, तो बचे 3 4 5, तो 3 4 5 क्या होंगे सघोष हो जाएंगे। जैसे कि ग घ अंगा, च छ इया, ट ठ ड़, द ध न, बा भा मा, ये सब क्या होंगे तुम्हारे घोष और अघोष हो जाएंगे। जब अघोष की बात करता है तो वहां पर हा शब्द आराम से याद निकलता है, जैसे कि घ हा, घ हा, घ हा, लास्ट में हा कुछ करके वर्ड आ रहा होगा, ये क्या होता है, यही स्वर यंत्र होता है। हा एक स्वर यंत्र होता है और वही घोष और अघोष वर्ण को बनाता है, ठीक है। तो ये घोष अघोष वर्ण में जितने भी होंगे सब में हा शब्द कहीं हा वर्ण कहीं ना कहीं छुपा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो देखिए अल्प प्राण के हिसाब से तो अल्प प्राण होते हैं 1 3 5 और महाप्राण होते हैं केवल 2 4, ठीक है। तो अल्प प्राण, आखिर ये अल्प प्राण है क्या, प्राण का मतलब होता है वायु। जब कम वायु निकलती है मुंह से, जब हवा कम निकलती है तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जहाँ वायु बहुत ज्यादा मात्रा में मुंह से निकलेगी वो होते हैं महाप्राण, ठीक है। ये केवल अभी हम स्पर्श संघर्ष व्यंजक में बता रहे हैं, अभी पूरे वर्णमाला की नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर इनकी चर्चा केवल इसलिए करें क्योंकि हमने इनको लिख रखा है और ये केवल इस वर्णमाला के हिसाब से है, यानी कि स्पर्श व्यंजक में ये घोष अघोष होंगे, ये अल्प प्राण महाप्राण होंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अल्प प्राण महाप्राण है कहाँ पर, ठीक है। अभी और भी व्यंजक हैं जिसमें से क्या हो जाएगा अल्प प्राण और महाप्राण घोष अघोष हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल एक उसका भी चार्ट बनाएंगे, बहुत आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो अल्प प्राण कहता है अल्प प्राण जिसमें क्या होगा वायु कम निकलेगी मुंह से, तो वो 1 3 5 होते हैं, जैसे क ग अंग, ठीक है। अब ये महाप्राण में 2 4 यानी खा में काफी मात्रा से हवा निकली, घा में भी निकली, तो ये क्या हो जाएंगे आपके महाप्राण हो जाएंगे। देखिए उच्चारण की दृष्टि से भी कभी कभी हम लोग समझ जाते हैं कि अल्प प्राण है कि महाप्राण है, यदि हमें डेफिनेशन पता हो अल्प प्राण का मतलब क्या है और महाप्राण का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये अल्प प्राण है 1 3 5 और महाप्राण है 2 4, हमें ये सीक्वेंस याद रखेंगे तो हमें बहुत आराम से याद रहेगा। अघोष 1 2, सघोष या घोष 3 4 5, अल्प प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 4, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारे स्पर्श व्यंजक, इसी तरह वर्गीकृत किया गया इनको, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको हटा रहे हैं। फिर इसका दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। देखिए ये पूरी वर्णमाला है और वर्णमाला का एक उसमें पूरा ज्ञान मिलेगा कि कौन से वर्ण कितने इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण स्थान है, सबको आप बहुत अच्छे समझ लेंगे इसमें, ठीक है। बात करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन की। क्या होता है, अंत्यस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। तो अंत्यस्थ व्यंजन क्या होता है,
तो व्यंजन ये होते हैं या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। देखिए या, रा, ला, वा ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। और ये सभी क्या होते हैं सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। सघोष होंगे और अल्पप्राण होंगे। देखिए वहां पर भी सघोष और अल्पप्राण की बात की थी, यहाँ पर अंत्यस्थ व्यंजन में हमने बता दिया ये या, रा, ला, वा सघोष भी होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो सघोष है या अल्पप्राण है, तो कुछ ऑप्शन देगा तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, इन्हें सघोष और अल्पप्राण भी कहा जाता है। इसमें से बात करें या और वा की, तो या और वा अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं, क्योंकि ये कभी स्वर और कभी व्यंजन होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। रा लुंठित होता है, रा लुंठित होता है, ठीक है। लुंठित कैसे, ये कभी जब रा बोलते हैं तो ये क्या होता है मूर्धन्य को टच करते हुए और तुरंत लुढ़कते हुए नीचे आती है रा। जब भी रा बोलेंगे तो देखिए मूर्धन्य को टच करेगा, ऊपर वाले तालुओं को टच करता है, सॉरी मूर्धन्य की बात करें तालुओं को टच करता है और तालु से टकरा के नीचे आता है और लुढ़कते हुए, तो रा, रा क्या होता है लुंठित वर्ण होता है। ला पार्श्विक होता है, ला क्या होता है पार्श्विक होता है। पार्श्विक कैसे होता है, पार्श्विक मतलब बगल से, जब हम ला बोलते हैं तो जीभ के बगल से हवा निकलती है ला, ठीक है। तो जो जीभ के बगल से हवा निकलती है वहां से, तो उसमें क्या होता है ला वर्ड बोलने में निकलती है, ठीक है। तो ये क्या होता है पार्श्विक वर्ड होता है, पार्श्विक मतलब होता है बगल से, ठीक है। तो ला पार्श्विक वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर या, रा, ला, वा को इसी तरह बांटा गया है, और ये क्या होते हैं ये भी व्यंजन होते हैं और उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लें। तो ये अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ठीक है। फिर आते हैं और व्यंजन है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ऊष्म और संघर्षी, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। देखिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें से ऊष्म मतलब कि गर्म हवा निकले मुंह से, जैसे कैसे निकलेगा श्वा, श, श, स, ह। इनमें क्या होता है वायु मात्रा काफी होती है, महाप्राण होते हैं, तेजी से काफी हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, श, स, स, ह, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सबसे पहली बात कहा जाए तो सभी लोग क्या होते हैं अल्पप्राण होते हैं, ठीक है, सॉरी सभी क्या होते हैं महाप्राण होते हैं। और यहाँ पर स, स, ह की बात की जाए तो ये अघोष होते हैं, अघोष होते हैं, और हा की बात की जाए तो ये सघोष होता है। क्या होता है सघोष। और हमने बताया सघोष होते हैं जिसमें स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, और हा एक ऐसा वर्ण है जो स्वर तंत्रिका में उपस्थित होता है। हा का उच्चारण स्थान क्या है स्वर तंत्रिका है, ठीक है ना। तो स्वर तंत्रिका ही हा का उच्चारण, तो ये सघोष होगा, बाकी ये क्या होते हैं अघोष होते हैं स, स, ह। लेकिन ये सभी क्या होते हैं महाप्राण होते हैं, ठीक है ना भैया। तो ये ऊष्म संघर्षी आ गए। तो आपके ये तीसरा पार्ट हो गया ऊष्म संघर्षी। फिर एक चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होता है आपको पता है छ, श, त्र, ज्ञ, श, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो छ, छा देखिए शब्द किससे मिलकर बनता है का और शा से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा का वर्ग में जाना पड़ेगा, का शब्द के पास। छत्र की बात करें तो ये ता आधा ता और रा से मिलकर बना होता है त्र, ठीक है। ये क्या होता है त्र, त और रा से मिलकर बना होता है छत्र। फिर ये ज्ञा मिलता है जा से और या से, इनसे मिलकर बना होता है, ये इसका संयुक्त होता है इन दोनों वर्णों का। और श क्या होता है श, ठीक है, और रा, ठीक है श, ये श और रा का संयुक्त रूप होता है। तो यदि छ के संयुक्त रूप की बात करें तो का है, त्र की त, ज्ञा की ज और श का स। ये ऐसे वर्ण हैं जिनका इनकी जानकारी हमें इन्हीं वर्णों के पास मिलेगी। यानी कि छ के बारे में पता करना है तो का के पास जाएंगे, त्र के बारे में तो ता के पास, जा के बारे में तो जा के पास, श के बारे में श के पास। तो ये इसके संयुक्त वर्ण होते हैं का, श, छ,
त्र त्र रा त्र, ज य ज्ञ, श र श्र। ठीक है, ये इसके संयुक्त व्यंजन होते हैं और इनका संयुक्त रूप ये होता है। पेपर में कभी पूछा था छ वर्ण किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो क और श से मिलकर बना होता है। त्र वर्ण त और रा से मिलकर बनता है, ज्ञ ज और य से मिलकर, और श्र श और रा से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त व्यंजन। यहां से व्यंजन की समाप्ति होती है। व्यंजन इतने ही प्रकार के पढ़ने थे हमको, इन्हीं वर्गों में बांटा गया था व्यंजनों को। ठीक है, इन 4 वर्णों में बांटा गया। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है उच्छिष्ट वर्ण क्या होते हैं, उच्छिष्ट वर्ण क्या होते हैं, उच्छिष्ट। ठीक है, तो उच्छिष्ट होते हैं ड और ढ, ये 2 उच्छिष्ट वर्ण होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, द्विगुण भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। इन्हें हम कभी कभी द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। पूछते हैं द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो ड और ढ। ठीक है, या उच्छिष्ट कौन है, तो ड और ढ है। ठीक है, एक बात इसमें आती है, ये अल्प प्राण होता है, और ये महाप्राण होता है। ये क्या होता है, ड अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। लेकिन यदि बात करें तो दोनों क्या है, सघोष हैं। दोनों ही क्या हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही सघोष होते हैं, लेकिन ड अल्पप्राण होता है और ढ क्या होता है, महाप्राण होता है। बोलने से पता चल रहा होगा, ड अल्पप्राण जल्दी हो गया, कम हवा निकली, ढ काफी मात्रा में हवा निकली, महाप्राण है। ठीक है, फिर आता है अयोग्य वाह। ठीक है, अयोग्य वाह, अयोग्य वाह, अयोग्य वाह अंग अनुस्वर, जिन्हें कहते हैं अनुस्वर, अनुस्वर अंग और विसर्ग, विसर्ग आहा, ये क्या होते हैं, अयोग्य वाह कहलाते हैं। ठीक है, वर्णों में ये 2 अयोग्य वाह होते हैं, एक अनुस्वर और एक विसर्ग। ठीक है, हमें इनको याद करना। कभी पूछते हैं अनुस्वर क्या है, अंग है, विसर्ग क्या है, आहा है, ये दोनों ही क्या है, अयोग्य वाह है। ठीक है, तो कई वर्ण दे देगा, कहेगा इनमें से अयोग्य वाह छाटिए, तो आपको बताना पड़ेगा अयोग्य वाह क्या होता है, कौन से होते हैं। ठीक है, फिर एक आती है आगत ध्वनियां। क्या होता है, आगत ध्वनियां। ठीक है, तो आगत ध्वनियां किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हम बता रहे हैं आपको क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको लेके चलना है। ठीक है, आगत ध्वनियां, नाम से लग रहा है आगत कहीं से आई हुई हैं। ठीक है, जैसे कि अरबी फारसी की ध्वनियां पूछी लिखी है, जैसे का के नीचे देखिए बिंदु लगेगा, ये क्या का है। खा के नीचे यहाँ पे बिंदी लगा होगा। ठीक है, जा के नीचे बिंदु लगा होगा। ये कैसी ध्वनियां होती है, आगत ध्वनियां होती है। ठीक है, जैसे एक फा भी होता है, फा इसके नीचे भी यहाँ बिंदु लगा होगा। ठीक है, गा होगा तो गा में भी एक बिंदु लगी होगी। तो ये सब ध्वनियां कैसी होंगी, आगत ध्वनियां कहलाती है। इनके बीच में बिंदु लगा होगा, ये किसी बाहरी देश से आ रखी ध्वनियां हैं, ये आगत ध्वनियां कहलाती है। ठीक है ना भैया, तो ये आगत ध्वनियां होती हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां तक वर्ण की जानकारी ले ली, लेकिन ये कुछ वर्ण थे उच्छिष्ट, अयोग्य वाह और आगत ध्वनियां, इनके बारे में हमको पता चल गया। ठीक है, क्योंकि इनके भी उच्चारण स्थान कैसे हैं, महाप्राण, अल्पप्राण है, सघोष है, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। कभी पेपर पूछता है द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ड और ढ कैसे हैं, द्विगुण व्यंजन है। ठीक है ना, देखिए अब एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं हम आपको। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, ये एक लास्ट टॉपिक है, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, तो वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे, तो वर्ण कहां से बोले जा रहे हैं। ठीक है, कहां से बोले तो मुंह से ही ना। तो देखिए वर्ण कहां से बोले जा रहे हैं, मतलब कि उनकी ध्वनियां कहां से निकल रही है, कंठ से निकल रही है, तालु से निकल रही है, मूर्धा से निकल रही है, दंत से होकर आ रही है, कि ओष्ठ से निकल रही है। ठीक है, मतलब इनके उच्चारण कहां से, किन वर्णों, किन जगहों को टच करने से बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको बांटेंगे, तो कंठ से बांटेंगे, कंठ, फिर तालु, मूर्धा, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु कंठ के ऊपर का हिस्सा, तालु, मूर्धा बिल्कुल और ऊपर आ जाइए, बिल्कुल यहाँ का हिस्सा है मूर्धा, जस्ट ऊपर का हिस्सा। ठीक है, दंत, दांत, ओष्ठ,
ओठ, ठीक है। तो इनके स्थान के हिसाब से वर्णों को बांटा गया है। कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं, तो आपको पता होगा का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। ये क्या होती है, कंठ ध्वनियां होती हैं। इसमें छोटा आ और बड़ा आ भी इंक्लूड होता है। इसे हम याद करने के लिए बोलेंगे तो आका, ठीक है, आका, यानी कि का वर्ग, का खा का अंगा, आ मतलब छोटा और बड़ा, ठीक है। इसमें सारे वर्ण आएंगे, स्वर और व्यंजन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कंठ ध्वनियां। कंठ सबसे पहले, उसके जस्ट बाद क्या होता है, मूर्धन्य होता है, सॉरी तालु होता है। तो तालु से क्या होता है, कंठ के बाद तालु आया, तालु का के बाद चा वर्ग आता है, चा, छा, जा, झा, इया, फिर या, श, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। ये क्या होते हैं, तालु वर्ण होते हैं। इनको हम याद करने के लिए बोलेंगे यश्चई, यश, श, ई, यश्चई। यश्चई मतलब देखिए या वर्ण और शा वर्ण, ई छोटी बड़ी, चा मतलब चा वर्ण पूरा, ठीक है। तो यश्चई। मूर्धन्य देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, फिर टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़। तो यहाँ पे डा से ये डमरू वाला भी आएगा और ढक्कन वाला ये ढा भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी वर्ण क्या होंगे, इसमें मूर्धन्य में आते हैं। मूर्धन्य जस्ट ऊपर तालु के ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो ये टा, ठ, ड, ढ, अड़ा भी आता है। तो इसे हम कहते हैं याद करने के लिए ऋषि भी आता है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए शा भी कर देंगे, रिष्ट, रिष्ट, ठीक है। तो ऋषि और टा, री वर्ड और शा वर्ड, तो ये दोनों होते हैं। इसको याद करने के लिए रिष्ट करेंगे। तो रिष्ट मतलब कि री और श और टा वर्ग, ठीक है। फिर आता है दंत, का, खा, गंगा, चाचा जी हैं, टाटा डाना, ताता दाना, ता था दा धाना, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। ये क्या होता है, दंत होते हैं। दंत इसका इस्तेमाल किया जाता है, त, थ, द, ध, न, इसमें दांत ज्यादा बोल रहे होते हैं, ठीक है। दंत होता है, इसे तल कहते हैं। इसमें ला वर्ण भी आता है। इसको याद करने के लिए हम तल की बात करेंगे, तल। तो त, थ, द, ध, न और ला वर्ण भी, ठीक है। फिर बात करें ओष्ठ की। ओष्ठ में क्या होता है, पा वर्ग, प, फा, ब, भ, म और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। इसे हम याद करने के लिए पऊ कहेंगे, पऊ, ठीक है। तो इसमें पा वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा, यानी कि प, फ, ब, भ, म, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये है वर्णों का उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण, कंठ का, तालु का, मूर्धन्य का, दंत का, ओष्ठ का, ठीक है। फिर आता है कंठ और तालु, कंठ प्लस तालु। देखिए कंठ तालु सीक्वेंस ले लें हम लोग, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस हमने बनाया है। तो कंठ और तालु, फिर इसमें क्या होता है, ए, ठीक है। फिर कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ लेंगे, ठीक है। कंठ और ओष्ठ जगह कम है, इसको हम हटाएंगे, ठीक है। यहां पर लिखते हैं कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ में क्या होता है, देखो कंठ भी होगा और ओष्ठ का भी यूज होगा। तो ओ होता है और औ होता है, ठीक है। ओ और औ कंठ ओष्ठ होते हैं। फिर देखिए कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, फिर दंत ओष्ठ। क्या होगा, दंत ओष्ठ होगा। तो दंत, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से क्या बोला जाएगा, वाह वाह वाह। क्योंकि देखिए जब वाह बोलते हैं तो नीचे वाले ओठ ऊपर वाले दांतों से क्या होंगे, टच होंगे, वाह वाह। तो दंत और ओष्ठ वाह होता है। फिर बात करते हैं दंत और मूर्धन्य। दंत, दंत और मसूढ़, मसूढ़ा, मसूढ़ा, ठीक है। मसूढ़ा यह कहते हैं मसूद, ठीक है। मसूढ़ा, 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 मसूढ़ा। देखिए दंत और मसूढ़ा, ठीक है। दंत और मसूढ़े में क्या होता है, सा आता है, रा आता है और ला आता है। इसे हम सरल कहते हैं, सरल। दंत और मसूढ़ा, या दंत कह सकते हैं या मसूढ़ा कह सकते हैं। तो दंत मसूढ़ करके लिख के आता है, उसमें दंत और मसूढ़े से क्या बोला जाता है, तो सरल, क्योंकि इसमें स र ल का इस्तेमाल वहीं से होता है, दंत से, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हें आपके दंत और मसूढ़े वाले सरल।
ठीक है। अब एक बात कहते हैं हाँ स्वर यंत्र, स्वर यंत्र की बात कही थी अभी हमने, तो स्वर यंत्र क्या होता है, हा होता है। आपको बताया था हमने, ये क्या होता है, गले के भीतर होता है और वो क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, उससे हा का उच्चारण स्थान होता है। तो कभी कभी स्वर यंत्र क्या होगा, देखिए स्वर यंत्र हा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र के पास से होगा हा का। ये है सभी आपके उच्चारण स्थान के आधार, वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर सारे वर्ण हैं, जितने वर्णों का यूज हुआ है सब यहीं पर हुआ है, खाली और कोई ऐसा वर्ण नहीं छूटा यहाँ पर कि यहाँ पर किसी का उच्चारण स्थान रह गया हो। पीछे भी सब बताए गए हैं, यहाँ पर बताए गए हैं। आपका ये पूरा टॉपिक आज खत्म होता है वर्णमाला का। वैसे इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट जाएगा। यदि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको और इसको नोट्स बना लीजिएगा और पीडीएफ में हम इसकी फाइल डाल देंगे आपके टेलीग्राम चैनल में, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी टेलीग्राम चैनल की, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे और बिल्कुल बेसिक से ही इसको कंप्लीट भी किया जाएगा, ठीक है। नमस्कार।